दोस्तों साइंस एग्ज़ाम 10th क्लास का जो हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। आपके मेन एग्ज़ाम जो अभी आपके होने वाले हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा, उनके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। तो इन क्वेश्चन को अपने आप बढ़िया तरीके से तैयार करना है आपको। इसके आंसर्स मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन पेपर के वीडियो में। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ए में भौतिक और रसायन विज्ञान के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होती है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो उल्टा होता है, उससे जो भी वास्तविक प्रतिबिंब जो भी बनेगा वो उल्टा बनेगा हमेशा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव जो है सीधा बनता है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई मात्रक जो है वोल्ट होता है। ठीक है, ये हो गए आपके सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा है भोजन में शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये अपचयन यानी रिडक्शन अभिक्रिया है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। और इसके बाद में क्षारीय विलयन का पीएच मान यानी वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन हमेशा 7 से अधिक होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं ज़्यादातर उनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्रॉम ए सब्सटेंस यानी किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास जो है अपचयन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। कौन सा धातु कमरे के तापमान पे द्रव्य होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो वो होता है पारा यानी कि मरकरी, जिसको Hg से हम डिनोट करते हैं। तो ये इसके आंसर हो गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थानों को भरना है तो जो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उसे अवतल लेंस की का व्यवहार करना चाहिए। अवतल लेंस की आवश्यकता होती है यानी कि उसको कॉनकेव लेंस बोलते हैं। आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम होता है, इसको कूलम बोलते हैं इंग्लिश में। और आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, तो हाई इसमें इसका राइट आंसर है। और CaCO यौगिक का प्रचलित नाम जो है विरंजक चूर्ण है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। आते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, तो इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन को चला सकते हैं। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा और प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन ये छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है, और समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण जो है ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को दिखाते हैं, इसलिए बेहतर हैं। ये कारण है इसको जो है हम यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है, तो यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम की ऑक्साइड की परत जम जाती है, और ये परत जो है जलने में अवरोध पैदा करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जो है पहले रैगमार से साफ़ कर देते हैं, एमरी पेपर से साफ़ कर देते हैं। इसके बाद आते हैं 9वें क्वेश्चन में, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, तो नेत्र की समंजन क्षमता से अभिप्राय है, उत्तर क्या है, अभिनेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को संयोजित करके निकट और दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकस कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों होता है, तो जल किसी अम्ल के विच्छेदन में सहायक होता है, जिसमें हाइड्रोनियम H3+O+ आयन उत्पन्न होता है। जल की अनुपस्थिति में आयन उत्पन्न नहीं होते, इसीलिए जो है जल आपका अनुपस्थिति में अम्ल व्यवहार अम्लीय नहीं करता है। ठीक है, इसका और ऑप्शन में पूछा गया है जो कि है क्या क्षारीय विलयन H+ एक्वस में आयन होते हैं, अगर हाँ तो क्षारीय क्यों होते हैं, तो क्षारीय आयन H+ एक्वस आयन होते हैं, पर साथ ही उसमें OH नेगेटिव आयन भी होते हैं। वे क्षारीय इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें OH नेगेटिव आयन की सांद्रता H+ आयन की अपेक्षा अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां जो है, 11वां पूछा गया है आपसे, अवतल दर्पण के प्रमुख उपयोग आपको बताने हैं। तो ये इसकी बड़ी फोकस दूरी वाला दर्पण जो है दाढ़ी बनाने का काम आता है, और डॉक्टर भी यूज़ करते हैं आँख नाक और जो है उसके उपचार के लिए, देखने के लिए, गाड़ी के हेडलाइट में भी और सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो आवेश प्रवाह की दर को या फिर मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स का लगातार बहना भी विद्युत धारा कहलाता है। तो दोनों में से कोई डेफिनेशन लिख सकते हैं। एसआई मात्रक जो है इसका एम्पियर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण देना है।
जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तब वो लवण और जल बनाता है, इसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। और इसके 2 उदाहरण हमने यहाँ पे दे दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर, जो क्वेश्चन है 13 नंबर में पूछा गया है कि 4 सेंटीमीटर का कोई बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज़ आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया गया है 4 सेंटीमीटर वस्तु की जो है ये है आपकी ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई कितनी है? तो वस्तु की ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये रहा आपका। और इसके अलावा जो है फोकस दूरी दे रखी है -15, क्योंकि ये आपका अवतल लेंस है तो माइनस में आ जाएगा। उसके बाद में वस्तु की दूरी, ये भी हम माइनस में लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हमें लेंस का फॉर्मूला पता है, इनमें सभी को पुट करेंगे तो सारे हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये फॉर्मूले में इन सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए u हमारे को -30 दे रखा है तो u रख दिया हमने, और f हमारे को -15 दे रखा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू निकालेंगे। v की वैल्यू जो है नीचे की तरफ हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर आ जाएगा v की वैल्यू -10 सेंटीमीटर। अवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफिकेशन, अवर्धन क्षमता जो होता है m = v/u होता है। v अभी हमने निकाला, u हमारे पास -30 है। तो हम जो है 10/30 कर देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 1/3 जो है h2 का मान निकालेंगे। h2 यानी हाइट आ जाएगा हमारे पास 1.33 सेंटीमीटर, यानी कि जो है इमेज जो है फॉर्म होगी और लेंस डिस्टेंस जो होगा उसका 10 सेंटीमीटर होगा, और वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। इसको हिंदी में मैंने यहाँ लिख दिया है। यहाँ पर आप इसको हिंदी में कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका ये इसका मैंने हिंदी में लिखा है लेकिन वो दूसरे पेज पे चला गया है, तो मैं उसको दिखा दूंगा। आपका जो इमेज है वो आपका सामने बनेगा और लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और वर्चुअल मतलब आभासी होगा, इरेक्ट मतलब सीधा होगा, और उसका जो साइज़ होगा 1.3 सेंटीमीटर होगा। इसको हिंदी में भी मैंने लिखा है, मैं आपको दिखा दूंगा, वो दूसरे पेज पे चला गया है। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को बैलेंस करना है। तो सारे को बैलेंस कर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों को बैलेंस कर दिया। चारों में आप देख सकते हैं कि क्या क्या बैलेंस है। इसमें 4 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इसमें 2 और 2 आ जाएगा, इसमें 3 और 3 आ जाएगा, ठीक है। ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। 15वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दृष्टि दोष की परिभाषा आपको बतानी है कि दृष्टि दोष क्या है, और 3 प्रकार के दृष्टि दोषों के नाम लिख करके उनको दूर करने का उपाय बताने हैं। तो दृष्टि दोष क्या होता है? कभी कभी आँख जो है पास की और दूर की चीज़ों को नहीं देख पाती है स्पष्ट रूप से, और इसी वजह से वो धुंधली दिखाई देती है, जिसे हम आँख का दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है और जरा दृष्टि दोष होता है। और निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का, और जरा दृष्टि दोष में अवतल और उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग करते हैं, ऊपरी भाग और निचली भाग में जो आपका चश्मा होता है उसके नीचे। उसके बाद आते हैं वियोजन क्रिया किसे कहते हैं। उन वियोजन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए जिसमें आपका क्या पूछा गया है, जिसमें उन वियोजन समीकरण अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो सबसे पहले वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? ये एक एकल अभिकारक को वियोजित या अपघटित करके 2 उत्पादों में निर्माण कर देती है, और उसका ऊष्मा से ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, प्रकाश से ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, और उसके बाद विद्युत से ये वाली इक्वेशन लिख देंगे। तो तीनों इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है, इन तीनों को आपको लिख देना है। इसके बाद आते हैं आपका जो इसका और पार्ट में पूछा गया है, यहाँ पर आ जाइए नीचे। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये हमारा जो है ये क्वेश्चन दूसरे का आंसर है, मैं आपको दिखा दूंगा। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो यह संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस व जल उत्पन्न करता है। जल में अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि ये क्रमशः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। इसका क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा। मैं ये क्वेश्चन का आंसर जो ऊपर लिख दिया मैंने, तो इसका आंसर अभी हम देख लेंगे, ठीक है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो है नीचे पूछा गया है, यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका उस प्रतिबिंब जो हमने अभी 11-12 नंबर क्वेश्चन देखा था जिसमें न्यूमेरिकल था, उसका आंसर है कि प्रतिबिंब जो है लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, आभासी और सीधा आकार का 1.33 सेंटीमीटर होगा। ये उसका आंसर है जो भी हमने देखा था। और यहाँ पर जो है ये जो आंसर है अम्ल किसी धातु कार्बोनेट वाला, तो ये जो है हमने नीचे
प्लस माइनस पेज हो गया था, इस वजह से दिक्कत आ गई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका आंसर मैं नीचे की तरफ है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन कहाँ पे है, उसका आंसर मैं आपको कंप्लीट दिखा दूँगा और सारे सॉल्यूशंस मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाइए। ये जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट अथवा धातु से निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया यहाँ पर नीचे है आपका। एक सेकंड मेरे को देखना पड़ेगा क्योंकि ये पेज ऊपर नीचे हो गए हैं, तो यहाँ पर दिक्कत आ रही है। अवतल दर्पण का हमने देख लिया था और विद्युत धारा किसे कहते हैं ये भी हमने बता दिया था। ठीक है, इसी तरह से और पार्ट जिसका पूछा गया उसका आंसर है वो तो हम देख लेंगे बाद में कहाँ पर है उसका आंसर। इसके अलावा जो है आपका ये वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको 14 नंबर। इसके बाद आते हैं 15 नंबर। 15 नंबर का जो है दूरदृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष और उसके कौन कौन से दोष होते हैं और उसको कैसे कैसे हम दूर करते हैं वो हमने यहाँ पे कर लिया इस क्वेश्चन में 15 नंबर में। 16 नंबर में वियोजन क्रिया किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया अभी अभी। इसके अलावा फिर ये वाला जो आंसर है ये वाला, इसको अभी हम देखेंगे बाद में ये कहाँ पे आंसर छूट गया था, इसको मैंने बीच में यहाँ लिख दिया है, वो पेज ऊपर नीचे होने की वजह से है। चलिए गोलीय दर्पण में आपको बताना है ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या होता है और चालक अचालक जो भी हम सब बता देंगे और मुख्य फोकस क्या होता है। तो ये सारे के सारे डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इनको आराम से उतार सकते हैं। आराम से वीडियो को पॉज करें और उतार लें। इसके बाद में यहाँ पे फोकस दूरी और मुख्य फोकस क्या होता है ये भी बता दिया गया है। इसके बाद में इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है जिसमें पूछा गया है चालक अचालक अर्धचालक और अतिचालक को समझाना है आपको, तो यहाँ 17वें क्वेश्चन का वो पार्ट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला 11वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर था जो मैंने अभी अभी ऊपर आपको दिखाया, जो न्यूमेरिकल था कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कितनी दूरी में बनेगा, उसका आंसर है ये। और यहाँ पर हम 18 नंबर ये जो चालक अर्धचालक का मैं आंसर आपको, ये वाला आंसर भी नीचे चला गया है, इस आंसर को भी मैं दिखा दूँगा। यहाँ पर नीचे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर जो है आपका धातु अधातु में अंतर स्पष्ट करना है। तो धातु अधातु के अंतर मैंने गुणों के आधार पर, अवस्था के आधार पर, घनत्व के आधार पर, ऊष्मा और पारदर्शिता के आधार पर जो है अलग अलग लिख दिया है धातु अधातु को। आप इसमें से आराम से बैठ करके सोच समझ के देख करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए वो जो चालक अचालक और अर्धचालक में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको मैंने यहाँ लिखा है चालक अचालक अर्धचालक और अतिचालक जो होते हैं वो इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, आराम से समझ करके लिख देना है, मैंने बहुत समझ के इसको बनाया है। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 19वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, ये आपका बायोलॉजी आ गया। तो मानव पाचन तंत्र में पित्तरस का स्त्राव कहाँ होता है, तो यकृत यानी कि लीवर में होता है। और प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो नाइट्रोजन आवश्यक है। और मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या यानी चैम्बर कितने होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। और पादप में फ्लोएम क्या करता है, शर्करा को जो है संवहन करता है। मनुष्य में वक्र जो है एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है एक्सटेंशन से यानी कि उत्सर्जन तंत्र से। ठीक है, ये पांचों के हमने आंसर देख लिए। अब आते हैं हम रिक्तस्थानों की पूर्ति में। तो रिक्तस्थानों की पूर्ति में आपको पूछा गया है मानव की पेशी कोशिकाओं में अवयवी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ही उत्पाद होते हैं अंतिम उत्पाद। उसके बाद में भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है उसको आपको बताना है। तो भोजन के पाचन में जो लार की भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हमने यहाँ पे बता दिया है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पूछा गया हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, तो हीमोग्लोबिन के कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिसमें आपका थकान महसूस होगा और आप ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और एनीमिया हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप में किन विधियों का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर है उत्सर्जी उत्पाद पाने के लिए पादप में निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हमने 6 पॉइंट के हिसाब से लिख दिया। तो 6 पॉइंट आप लिख दोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं 24वें क्वेश्चन पे। 24वां जो क्वेश्चन है इसमें द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, तो हम इसको सारणी रूप से हम भिन्न बता देंगे, एक तरफ द्विखंडन लिख देंगे एक तरफ बहुखंडन लिख देंगे। 25वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है दाव्य और अवाव्य जो श्वसन है इसमें आपको बताना है अंतर। तो यहाँ पर भी इसका हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है कि कौन कौन से अंतर होते हैं, आप आराम से इसको देख करके समझ सकते हैं। इसके और भी पार्ट है 3, तो ये है और 3 के बाद में 3 पार्ट यहाँ पर हैं। ठीक है,
तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। अब आते हैं मानव पाचन तंत्र का जो है नामांकित चित्र बनाना है, तो इस तरह का आप चित्र बना देंगे। इसमें सभी के नाम लिखे गए हैं, इन नामों को देख करके आप लिख लेंगे। आपके बुक में भी मिल जाएगा ये डायग्राम, तो आप वहाँ से भी बना सकते हैं। उसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिसमें पूछा है मनुष्य में वोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए और क्यों आवश्यक है। तो ये आवश्यक होता है शरीर के तापक्रम को बनाए और नियंत्रण ऊर्जा के लिए। तो ये पूरा का पूरा सोल्यूशन हमने यहाँ पे दे दिया है। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन था विज्ञान का। और जो क्वेश्चन एक छूटा था, मैंने आंसर जो दिखा रहा था मैं आपको कि ये आंसर कहाँ पे आएगा, मैं बता देता हूँ आपको। इससे पहले हम ऊपर चलते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का आपको पूरा सोल्यूशन जो है मैंने दे दिया है। ये वाला, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो ये संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल उत्पन्न करता है। जल में अम्लीय क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि ये, तो इसमें ये पूछा गया है विद्युत का चालन जो है ये इसमें कैसे किया जाता है ना, विद्युत का चालन कैसे होता है ये हमें बताना है। तो इसका क्वेश्चन जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, तो ये आपके सारे के सारे सॉल्यूशंस देख लिए होंगे आपने। यहाँ पर आवर्धन क्षमता का इसी का जो छोटा सा पार्ट था वो नीचे था, और उदासीकरण अभिक्रिया हमने यहाँ पढ़ी है। और यहाँ पे अवतल दर्पण के बारे में और विद्युत धारा के बारे में इसमें हमने देख लिया। क्षारीय विलयन AH और OH कैसे बनाते हैं ये भी हमने जो है देख लिया 10वें क्वेश्चन का आंसर। और 9वें क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया, नेत्र की समंजन क्षमता और वायु में जलाने से पहले क्यों साफ़ करते हैं, मोटर गाड़ियों में ये क्यों लगाते हैं, ये खाली स्थान हमने देख लिए हैं। और ये सारे के सारे आंसर देख लिए हैं। वो आंसर छोटा सा जो है टुकड़ा वो रह गया, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरा का पूरा सोल्यूशन आपने देख लिया। और ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी।